नमस्कार। इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने अभिव्यक्ति और माध्यम इस बुक में से जो जनसंचार माध्यम पहला पार्ट है उसको पढ़ते हुए हमने रेडियो तक हमने पूरा पढ़ लिया है और ये रहा आपके लिए पार्ट 2। तो इस पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे टेलीविज़न के विषय में और भी जो माध्यम रहते हैं जनसंचार माध्यम मास कम्युनिकेशन के लिए जो और बहुत सारे माध्यम रहते हैं उनके विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं जनसंचार का एक और माध्यम टेलीविज़न, इसको जानते हैं। तो शुरू करते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के ज़रिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 2000 लोगों ने देखा। ये हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया। इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। ठीक है। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई, सिल्वर जुबली। अब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में यहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए ना बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। समिति के मुताबिक जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। कौन कौन सा? सामाजिक परिवर्तन करने के लिए दूरदर्शन को आगे आना चाहिए, राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में ये भी कहा गया कि ये युद्ध जितना अमेरिका सेनाओं ने लड़ा उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दे दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV और BTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध भी किया। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ।
उसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे यहाँ टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ। वह एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्य और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज़ नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। सिनेमा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम है सिनेमा। हालांकि ये जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा है। अब सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और ये 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन 1894 में। ठीक है, सिनेमा की तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक फिल्म बनने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। ये फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलमारा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया। आज़ादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। 1970 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यावहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उस व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में बनी। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली 60 के दशक के आखिर वर्षों और 70 के दशक में। यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, एम.एस. सत्थू, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगा। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मिट्टी कहानी पर बनी साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इस तरह के फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोज़मर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चिरारी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता के नशा इस कदर छाया कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गया। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को रखा जाता रहा। कहने के लिए हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छोड़ दिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं।
ये मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने के का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषी और बोली में भी फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं। अब जनसंचार का एक माध्यम है इंटरनेट। यहाँ आप देख रहे होंगे कंप्यूटर। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खो सकते हैं। ये एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। अंतरक्रियात्मक यानी हम इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस मुहासों में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है। कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने यहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं। हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो यही है कि उसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं। इनका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खामी ये भी है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई हैं। जनसंचार माध्यमों का इफेक्ट क्या होता है, क्या प्रभाव होता है, उसको जानते हैं। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यम का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो अखबार नहीं पढ़ते वह रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरी युवा पीढ़ी समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगी है। खरीद फरोख्त के लिए हमारे फैसलों पर विज्ञापनों का असर साफ दिखाई देता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबारें, इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। टिकट बुक कराने के लिए, टेलीफोन का बिल जमा कराने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। अपनी सेहत से लेकर धर्म, अध्यात्म तक के बारे में भी जानकारी जनसंचार माध्यमों से प्राप्त करते हैं। आप माने या ना माने, जनसंचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस गया है। वह हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है और हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज़्यादा सरल, हमारी क्षमताओं को और ज़्यादा समर्थ, हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है। साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाया है। सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक और बहस तथा विचार विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति एक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। खासकर आपातकाल के बाद जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है। राष्ट्रीय जीवन में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वे न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फैलते भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन और सांप्रदायिकता जैसे मामलों को जनसंचार माध्यमों ने लगातार उठाया है और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है। हाल के वर्षों में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया तहलका कांड हो या ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह, सब ने यही साबित किया है कि यदि चाहे तो जनसंचार माध्यम सत्ता के शिखर को भी हिला सकते हैं। लेकिन जनसंचार माध्यम के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अगर सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो लोगों पर उनका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिनेमा और टीवी जैसे जनसंचार माध्यम काल्पनिक और लुभावनी कथाओं के जरिए लोगों को एक नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। इस कारण लोग उसके वैसे ही व्यसनी बन जाते हैं जैसे किसी मादक पदार्थ का। नतीजा ये होता है कि वे अपनी वास्तविक समस्याओं को समाधान काल्पनिक दुनिया में ढूंढने लगते हैं। इससे लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है।
जनसंचार माध्यमों को खासकर सिनेमा पर यह आरोप भी लगता रहा है कि उन्होंने समाज में हिंसा, अश्लीलता और सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में अगुवा की भूमिका निभाई है। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि जनसंचार माध्यम का लोगों पर उतना वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उनके बारे में समझा जाता है। लेकिन जनसंचार माध्यमों के प्रभाव को लेकर कुछ धारणा इस प्रकार है। जनसंचार माध्यम लोगों के व्यवहार और आत्मा में परिवर्तन के बजाय उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल और उन्हें ज़्यादा मजबूत करने का काम करता है। इस तरह यह माना जाता है कि जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है या निश्चय में है। जनसंचार माध्यम का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब लगभग सारे माध्यम एक ही समय में एक ही बात कहने लगते हैं। साथ ही सब वे कई मुद्दों के बजाय किसी एक मुद्दे को बहुत अधिक उछालने लगते हैं और बार बार उन्हीं संदेशों, छवियों, विचारों को दोहराने लगते हैं, तब भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अक्सर देखते होंगे अखबार और टेलीविज़न चैनलों में किसी खास खबर या मुद्दे को जरूर से ज़्यादा उछाला जाता है, जबकि कुछ अन्य मुद्दों और खबरों को बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। ये देखा गया है कि अक्सर उन मुद्दों और सवालों को अधिक उछाला जाता है जिनसे समाज के ताकतवर वर्गों के हित जुड़े हुए हैं या जो निहायत सतही और अनावश्यक हैं। इसके साथ ही अक्सर उन मुद्दों और सवालों को नज़रअंदाज किया जिनका संबंध व्यापक जनसमुदाय, खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों से होता है। पिछले 1-1.5 दशक में भारत में कई ऐसे मौके आए जब जनसंचार माध्यमों ने उन मुद्दों को खूब हवा दी, कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों या समाज के ताकतवर वर्गों के हितों से जुड़े हुए थे। जनसंचार माध्यम के प्रभाव के संदर्भ में ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन पर किसका नियंत्रण है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनसंचार माध्यम का संबंध सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये एक तथ्य है कि अधिकांश जनसंचार माध्यमों पर कंपनियों या व्यक्तियों का स्वामित्व है, अर्थात पैसे के लिए चैनल बनाए हुए हैं। वे उन्हें सार्वजनिक हित से ज़्यादा अपने व्यावसायिक मुनाफे को ध्यान में रखकर संचालित करते हैं। इसका सीधा असर जनसंचार माध्यम की अंतर्वस्तु पर पड़ता है। कई मौक़ों पर विज्ञापन दाताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए तथ्यों के साथ साथ तोड़ मरोड़ और सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है। मीडिया के जरिए लोगों को एक खास तरह की जीवन शैली में डालने की कोशिश की जाती है। बहुतेरे विश्लेषकों का मानना है, मतलब एनालाइज़र का मानना है कि उपभोक्तावाद के विकास और फैलाव में जनसंचार माध्यम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फैशन से लेकर खान पान तक में लोगों की रुचियों और आदतों को बदलने में जनसंचार माध्यम की भूमिका देखी जा सकती है। खासकर बच्चों और युवाओं पर जनसंचार माध्यमों के जरिए पेश की जा रही आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने यहाँ एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वही उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में ये जरूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखनी चाहिए। तो ये पाठ यहीं तक था, लेकिन कुछ एक आवश्यक तथ्य हैं जिन्हें हमने छोड़ा था, अभी हम उसको पढ़ते हैं। ये रहे आवश्यक तथ्य। क्या है? जनसंचार माध्यम, संभावनाएं और खतरे। सामाजिक विकास और आधुनिकीकरण के संदर्भ में यदि संचार के इन प्रकारों का हम विचार करें तो इस क्षेत्र में कई संभावनाएं स्पष्ट होंगी। संचार साधनों का उचित दिशा देकर नए मूल्य प्रतिष्ठित कराए जा सकते हैं। समाज को परंपरा से प्रगति की ओर मोड़ा जा सकता है। उनकी सहायता से जनमानस को आधुनिकीकरण के लक्ष्य और कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जनसंचार के साधन उनके सम्मुख नए जीवन का एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत कर उन्हें जुड़ता का मार्ग छोड़ सक्रियता की राह अपनाने से प्रेरणा दे सकते हैं। जागृत जनमत प्रगति की अनिवार्य शर्त है और इसे तैयार करने में जनसंचार साधनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से साधारण तक पहुँचाया जा सकता है। इन प्रभावशाली संभावनाओं के साथ संचार की सीमाओं पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। संचार एक अस्त्र है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी। मूल प्रश्न है, ये अस्त्र किसके हाथ में है? क्या उनमें साधनों का कल्पनाशील और सार्थक उपयोग करने की कितनी क्षमता है? दूसरे शब्दों में इन साधनों का उपयोग कौन, किस उद्देश्य से और कितनी क्षमता से कर रहा है? कुछ हाथों में यदि संचार प्रगति का प्रेरक बन सकता है तो दूसरे हाथ उसे परंपरा का पोषक बना सकते हैं। उनका उपयोग देश का ध्यान महत्वपूर्ण समस्या उठाकर अर्थहीन प्रश्नों में उलझाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। कभी कभी संचार प्रगति का स्थान ले लेता है, वास्तविक प्रगति कम होती है और उसे और काल्पनिक प्रगति को संचार आकर्षित ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जनता शब्दों के मोहक इंद्रजाल में दिशा भ्रमित हो जाती है। इसके विपरीत अयोग्य संचारकर्ता आशायुक्त संदेशों की कल्पनाहीन तथा अनाकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर उनकी हत्या कर सकते हैं। संचार वस्तुतः दुधारी अस्त्र है जिसका उपयोग बड़ी ही सावधानी से होना चाहिए। ये प्रोफेसर श्यामचरण दुबे
के भाषण पर आधारित पुस्तिका संचार और विकास, ठीक है, उसके कुछ शब्द हैं। और अंत में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। लिपि से मुद्रण तक का सफ़र, लिपि स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति थी। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों का प्रयोग किए थे। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी इस तरह का एक प्रयोग था। ये लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। चित्रलिपि भाषा से जुड़ी नहीं होती, इसलिए उसकी मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव होती है। आवश्यक होता है चित्र को समझना। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इस लेखन शैली का प्रयोग किया। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप लिया। ये चित्रलिपि का संवर्धित रूप था और उसमें स्थितियों और घटनाओं के प्रस्तुत करने के साथ साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की असीमित शक्ति भी थी। प्रतीक अब केवल वस्तु और स्थितियों का चित्रण नहीं करते थे, अब उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी व्यक्त करते थे। चित्रलिपि में छोटा सा वृत्त सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। ऑडियोग्राफी में संदर्भ के अनुसार उससे ताप, प्रकाश और दिन का बोध भी होने लगा। इस लिपि में भी प्रस्तुत प्रतीक और उसके बोले हुए में प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। चित्रलिपि की तरह ये भी भाषा संबद्ध नहीं थी। ध्वनि पर आधारित लिपियों के विकास के पहले कई संक्रमणकालीन लिपियाँ आई जो मूलतः ऑडियोग्राफी थी, पर जिनमें धीरे धीरे ध्वनि आधारित तत्व सम्मिलित हो रहे थे। प्राचीन मेसोपोटामिया और कीट की तथा हिट्टियाइट लिपियाँ इस वर्ग की हैं। लिपियों के विकास के अगले चरण और भी महत्वपूर्ण थे। एक और लोगोग्राफी का विकास हुआ, जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह था। इस लिपि को शब्द लेखन भी कह सकते हैं। दूसरी धारा थी ध्वनियों के आधार पर लिपियों के विकास की, जिसमें चरम उत्कर्ष अक्षरों के आविष्कार में हुआ। इन लिपियों ने लेखन के स्वतंत्र रूप का अंत कर उसे केवल भाषा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना दिया। इस क्रांति के प्रभाव बड़े व्यापक थे। लिपि विहीन भाषाओं ने ज्ञान विज्ञान की परंपरा का वहन किया था। उनमें साहित्य के विभिन्न रूपों की रचना हुई थी और सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन भी किया गया था। उस साहित्य को स्थायित्व देने में कठिनाइयाँ थी। लिपि ने उन्हें बड़ी मात्रा में दूर किया। पत्तों, मिट्टी की पतली ईंटों, पत्थर, चमड़े, वस्त्र आदि पर लिखकर मनुष्य ने अपने संचित ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का यत्न किया। लिपि एक रहस्यमय और चमत्कारी शक्ति थी। इस पर अधिकार रखने वाले थोड़े से लोगों को समाज में ऊंचा स्थान मिला। इस तरह ज्ञान एक छोटे से वर्ग के हाथ में आ गया, जिसने उसका उपयोग बहुत कुछ अपने हितों में किया। ये दूसरी बात है कि आगे चलकर इसी ज्ञान का व्यापक प्रसार भी हुआ। ये स्थिति संसार की चौथी क्रांति ने बदली, जिसे कागज़ और मुद्रण की संयुक्त क्रांति मानना उचित होगा। कागज़ का आविष्कार मुद्रण के आविष्कार के बहुत पहले हो गया था, पर क्रांतिकारी सामाजिक परिणाम उसी समय स्पष्ट हुए जब कागज़ और छपाई का मिलन हुआ। कागज़ के आविष्कार का श्रेय चीन के साइलुन को दिया जाता है। चीन के साइलुन इंसान का ही नाम है, चीन के साइलुन, जिसने ईस्वी सन 105 में वृक्षों की कूटी हुई छाल, सन पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों के उपयोग से कागज़ बनाया। 500 वर्षों तक ये शिल्प चीन में ही रहा। 7वीं सदी के आरंभ में ये कला जापान पहुंची और बौद्ध भिक्षुओं ने मलबारी वृक्ष की छाल से कागज़ बनाना आरंभ किया। इसी देश में सन 770 में सांचो से मुद्रण आरंभ हुआ। सामग्री छोटोकू की आज्ञा से 10 लाख प्रार्थना पत्र छापे गए। योजना को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगा। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने की क्रिया का आरंभ इसी प्रकार के प्रयत्नों से हुआ। धीरे धीरे छपाई के प्राथमिक रूप संसार के दूसरे भागों में पहुँचे। कागज़ बनाने की कला वहाँ पहले ही की जा चुकी थी। चल टाइप के आविष्कार ने मुद्रण को नया स्वरूप दिया। इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है, जिसने सन 1400 और 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया। उसकी 428 पंक्तियों की बाइबल, गुटेनबर्ग बाइबल को कई विद्वान दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक मानते हैं। वैसे ये दावा दूसरी पुस्तकों के लिए भी किया गया है। संभवतः सन 1300 के आसपास छपी एक कोरियाई धार्मिक पुस्तक अब तक उपलब्ध पुस्तकों सबसे पुरानी है। इस पुस्तक में चल टाइप का उपयोग नहीं हुआ था। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुला। इस तरह ज्ञान के प्रसार और स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ी। ज्ञान अब तक एक छोटे से वर्ग के हाथ में था। पुस्तकों और समाचार पत्रों ने उसका दायरा बढ़ाया और वह क्रमशः सर्वसुलभ होने लगा। मुद्रण की क्रांति विचारों की क्रांति की शुरुआत थी। ये भी श्यामाचरण दुबे के भाषण पर आधारित संचार और विकास, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली से
साभार लिया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद बच्चों के लिए कुछ प्रश्नोत्तर हैं। पाठ से जो संवाद है उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब दे करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नों के ऊपर आधारित अलग से एक वीडियो होगी, वो भी आप देखें। और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, हमारे साथ जुड़े रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए। इसी तरह से बाकी वाले पाठों को भी हम इसी चैनल पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जनसंचार माध्यम ये पाठ था जिसे हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की पुस्तक है जो 11वीं और 11वीं एकादश क्लास और 12वीं क्लास, ठीक है, इन दोनों के लिए पुस्तक है। इसको हम पूरा कंप्लीट इसी चैनल पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।